वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं महत्वपूर्ण PYQ सीरीज। ठीक है, इसी के तहत जो आज का हमारा विषय रहने वाला है तो वो है हिंदी साहित्य इतिहास। इसके अंतर्गत हम प्रमुख ग्रंथों की चर्चा करेंगे, नामकरण की चर्चा करेंगे और काल विभाजन की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली MCQ बेस्ड रहने वाला है। इसमें वो प्रश्न संकलित किए गए हैं जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आगामी परीक्षा हेतु काफी महत्वपूर्ण ये होंगे। तो ध्यानपूर्वक आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना। जो तथ्य आपको नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पे अवश्य नोट कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ, अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर करना है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। ये जो किस इतिहास ग्रंथ की चर्चा यहाँ पर की गई है तो वो तो ठीक है, उसके बाद इसके लेखक कौन है उसके बारे में भी बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, फिर आगे है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित इतिहास ग्रंथ है इसका क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसका समय कब का है, कब ये प्रकाशित हुआ था? 1929 में। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये मूलतः क्या माने जाते हैं? समीक्षक माने जाते हैं और आलोचक माने जाते हैं। इसके साथ साथ इनके द्वारा एक प्रसिद्ध कहानी भी लिखी गई है और जिसका नाम है 11 वर्ष का समय, और एक प्रसिद्ध अनुवाद भी किया गया है इन्होंने, बुद्ध का नाच घर नाम से। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? आपको पता ही होगा कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये मुख्यतः 4 भागों में बंटा हुआ है, जिसके अंतर्गत आदिकाल भी एक भाग है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। जो आदिकाल है इसे अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए थे। इसी के अंतर्गत ये पूछा गया है कि जो आदिकाल को आधार काल नाम किसके द्वारा दिया गया है ये बताना है। तो विकल्प में है यहाँ डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, अर्थात डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा ये नामकरण किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आधार काल नाम दिया गया था डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे के द्वारा भी दिया गया है, ये भी आप याद रखिए। एक तो होगी डॉक्टर मोहन अवस्थी, दूसरे हो गए सुमन राजे, इन दोनों के द्वारा आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। फिर यहाँ पर आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि जो आदिकाल का नामकरण है इसके विषय में अन्य क्या क्या मत हैं। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं, मिश्र बंधु क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, ये सारे हम देख लेते हैं। जितने भी यहाँ पर तथ्य आपको बताऊंगा ना, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपनी कॉपी पे आप अवश्य नोट करना। एक एक यहाँ से प्रश्न का निर्माण करता है तथ्य। ठीक है, तो चलिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो चारण काल नाम है ये आदिकाल को किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल, ये आदिकाल को नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं के द्वारा। बीज वपन काल ये नाम किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सिद्ध सामंत काल नाम ये किसके द्वारा दिया गया? पंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है वीरकाल, जो वीरकाल नाम दिया ये दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। जो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल होगा और जो वीर काल है ये डॉक्टर या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा होगा। फिर संधि एवं चारण काल ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदिकाल को आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था, इसको भी आपने नोट करना है। आधार काल हो गए सुमन राजे और मोहन
अवस्थी, इन दोनों के द्वारा। जयकाल किसके द्वारा नाम दिया गया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा ये नाम दिया। तो इस तरह के फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला देखिए, यहाँ पर प्रश्न है 3। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो यहाँ पर देखिए, पहले तो ध्यान रखना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित साहित्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। पर वहां पर किस शीर्षक से किया था ये यहाँ पर बताना है। तो 4 विकल्प यहाँ पर आपके समक्ष दिए गए हैं, इनमें जो सही होगा तो उसका हमने चयन करना है। तो विकल्प देखिए क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य का विकास। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प डी, हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसकी रचना होगी? तो ये होगी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 1940 इसका समय है, याद रखना आपने। हिंदी साहित्य का अतीत ये 2 भागों में है और इसके रचनाकार होंगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। इसमें क्या पूछा गया है? अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन होंगे? रचना देखिए, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक। तो विकल्प में है जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट या फ्रेडरिक पिनकार्ट। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प सी, जॉन गिलक्राइस्ट। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक होंगे जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ से याद रखिए, जो जॉन गिलक्राइस्ट है इनका पूरा नाम क्या है? जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट। ये होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य। फिर ये पूछा जाएगा कब इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, या ये पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की गई थी। ठीक है। ये देखिए, जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट के पूरी तरह से इन्होंने ये नहीं किया था, ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, ये इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ये याद रखना आपने। हाँ, जो स्थापना शायद मुझे याद आ रहा है विलियम बेंटिंग के द्वारा की, हाँ विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी। ये हिंदी जो फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये आपने याद रखना है। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787, हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 इनकी प्रमुख कृतियां होंगी। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने हैं। प्रश्न संख्या 5। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है? बूंदी बारिश, भारतीय विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वीकल्प। ध्यान से देखिए प्रश्न को। कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है वो बतानी है। तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, पृथ्वीकल्प। जो पृथ्वीकल्प है ये मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वीकल्प के अगर रचनाकार पूछे जाएंगे तो ये हो जाएंगे गिरिजा कुमार माथुर। कौन? गिरिजा कुमार माथुर। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला, पंख चमकीले आदि ये गिरिजा कुमार माथुर की अन्य काव्य कृतियां हैं। जो गिरिजा कुमार माथुर हैं ये तार सप्तक जो पहली बार आया था 1943, इसके प्रमुख कवि भी थे। भारत विनय, बूंदी बारिश, पुष्पांजलि,
नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की प्रमुख रचनाएं हैं। जो भारत विनय है ये पद्य में है। बूंदी बारिश ये गद्य में है। पुष्पांजलि ये गद्य पद्य में लेख संग्रह है। ये सारी रचनाएं मिश्र बंधुओं की होंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना, किनकी रचना? मिश्र बंधुओं की रचना है। हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित है। इसमें कितने कवियों को संकलित किया गया था? लगभग 5000 कवियों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। फिर प्रश्न है 6। इसमें पूछा गया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो जो विकल्प ए है, विकल्प ए है यहाँ पर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इसका उत्तर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 है। समय याद रखिए 1888। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन होंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन, याद रखना है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। कितने? 952। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया। किस शीर्षक से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। किसने? किशोरी लाल गुप्त जी के द्वारा। कब? 1957 में। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पता होनी चाहिए। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ 7। इसमें क्या पूछा गया है? हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का क्या नाम है? तो विकल्प है यहाँ पर महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता, कौन सी पुस्तक है? हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, याद रखिएगा आप लोग। पूछा जाएगा कि यात्रा साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे पंडित राहुल सांकृत्यायन। इनके प्रमुख यात्रा साहित्य हैं। पहला है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मार्च। और हिमाचल जीके की भी इनकी काफी प्रसिद्ध पुस्तक अवेलेबल है, उसे आप ले सकते हो पढ़ने के लिए। हाँ, अगला प्रश्न देखिए 8। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नाम से उल्लेखित किया है? ये मैंने देखिए पिछले जो पहला प्रश्न आया था, पहला या दूसरा, वहां पर ही बता दिया था। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा उसका आप चयन कर सकते हो। तो सही विकल्प होगा विकल्प सी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारणकाल नाम के 2 उपशीर्षक दिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता भी माना जाता है। तो ये फैक्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। किसे
आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना जाता है तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। निम्नलिखित लेखकों और उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण किया गया है, जो हमने पीछे भी देखा है, ठीक है, इसे हम रिपीट नहीं करेंगे। अगला है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन होंगे? तो विकल्प में है नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी। जो वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया था तो ये लिखा गया था डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, इसे देख लेते हैं हम। तो जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है ये दो भागों में बंटा हुआ है। और कब आया था ये? 1965 में। इसके लेखक कौन होंगे? गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। कब ये लिखा गया? 1938 में। और डॉक्टर नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला है जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1888 इसका समय है। और इस पुस्तक को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो ये करिए आप नोट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 10। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था, कहाँ से प्रकाशित किया गया था इसे? क्या भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने किया था, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, या फिर नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने? तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में कर चुके हैं। कितने? 16 खंडों में। तो याद रखना 16 खंड होंगे इसके। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सद तासी ने किया। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लित्रेउतर एंदुये एंदोस्तानी। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888। इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। फिर अगला प्रश्न है 11। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र या कृष्ण बिहारी मिश्र। फिर है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी या फिर राम बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी, गणेश बिहारी
इनमें जो सही होगा तो वो कौन सा है, तो वो होगा आपका विकल्प डी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये क्रम रहेगा। ठीक ठीक है। कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है इसमें। गणेश बिहारी मिश्र होंगे, श्याम बिहारी मिश्र होंगे, सुखदेव बिहारी मिश्र होंगे। यहाँ से राम बिहारी ये भी कट गया, सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी, यहाँ से ये कट गया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़े से अलग फैक्ट यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद, क्या मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम तीन भाग का प्रकाशन कब हुआ था, 1913 में, तथा चौथे भाग का कब प्रकाशन हुआ, 1934 में। ये भी याद रखना है। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवि हैं, तो संख्या यहाँ पर जो प्रॉपर होगी तो वो 4591। अगला है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल या रसाल काल। तो मिश्र बंधुओं के द्वारा जो नाम दिया गया था तो वो है अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि इसमें रीति ग्रंथों की प्रचुरता थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया, श्रृंगार काल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल नाम दिया। सामान्यतः 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि स्वीकार की जाती है। अगला है 13। इसमें क्या पूछा गया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। तो सही जो विकल्प होगा कौन सा होगा, तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि रिपीटेड प्रश्न है ये। अगला देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है ये। विकल्प में है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर राम बिलास शर्मा। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए। जो ये पुस्तक है यह डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा रचित है। फिर अगर ये पूछा जाए कि इसका समय कब का है, 1986 का इसका समय होगा। अगली पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं, 1987 में आई थी, डॉक्टर रामविलास शर्मा रचित। दूसरी पुस्तक है हिंदी भाषा का विकास, 1924, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित। फिर देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 संपादित की गई थी डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। याद रखना है, संपादित की गई थी, लिखी नहीं गई थी। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा रचित है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, समय 1930 होगा और रचनाकार होंगे सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल द्वारा रचित है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान द्वारा रचित है ये। फिर है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा रचित है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। याद रखना आपने, ये पूछी जाती है किसकी है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा रचित। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी इसका समय है और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2003 में रचित है और सुमन राज्य द्वारा।
हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी नीलाभ द्वारा रचित है ये। तो ये जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना, तो अभी आपको इनका महत्व नहीं पता चल रहा होगा, परंतु जब परीक्षा आएगी उसमें आप इसके महत्व को जान पाएंगे। अगला है नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। विकल्प में है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान या हिंदी साहित्य की पीठिका। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित, किसके द्वारा प्रकाशित? नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, ये 16 भागों में, पहले तो ध्यान रखना है। प्रथम भाग का शीर्षक है इसमें हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में से हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है। ये 3 इसके महान प्रयोग हैं। एक हो गया हिंदी शब्द सागर, दूसरा हिंदी विश्वकोश, तीसरा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जिसे सभा ने 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक और अंतिम दो खंड, पहला, दूसरा, 15वां और 16वां, साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। इस एवं बीच के कुल 12 खंड तीसरे और 14वें में प्रत्यक्षतः हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका और द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। द्वितीय होगा हिंदी भाषा का विकास। अगला है यहाँ असंगत विकल्प का चयन करना है। तो विकल्प देख लेते हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह कृत है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर द्वारा रचित है, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर बार्शणीय रचित है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ये राम कुमार वर्मा का इतिहास है। तो कौन सा सही होगा यहाँ पर जो असंगत होगा? तो वो होगा विकल्प बी, जो हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी का इतिहास है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा रचित नहीं है, ये असंगत हो जाएगा। ये जो पुस्तक है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, समय होगा इसका 1942 और इसके रचनाकार हो जाएंगे नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी की अन्य कृतियां देखिए, जय शंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, रस सिद्धांत 1977, नया साहित्य नए प्रश्न 1955। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक होगी। रीति और शैली 1989। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ 17, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन किसका होगा? विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या राम कुमार वर्मा। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। काल विभाजन साहित्य इतिहास प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कैसे? काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। अगला देखिए 18, इसमें क्या पूछा गया? कौन सा विवरण सही नहीं है? पहला विवरण क्या है? गार्सद तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। शिवसिंह सरोज ने लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र अपने कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है।
जॉर्ज ग्रीसन के इतिहास ग्रंथों का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अंतिम है, जॉर्ज ग्रीसन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए। गार्सा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। ये यहाँ पर असंगत हो जाएगा, बाकी सारे संगत होंगे। गार्सा दत्तासी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 और 1847 में वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ। शिवसिंह सेंगर रचित 1883 में प्रकाशित पुस्तक शिवसिंह सरोज, इसमें 838 कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अगला है, इतिहास और इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी होगी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को क्या कहा? बड़ा भारी वृत्त संग्रह। तथा मिश्र बंधुओं जिसमें श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी मिश्र, इन्हें परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। ये जो उपाधियां दी गई हैं इसका ध्यान रखना आपने। अगला देखिए 20, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? पहला है, इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। दूसरा है, इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रम में, चतुर्थ भाग संवत 1991 में प्रकाशित हुआ। अगला है, चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। अंतिम है, इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। तो जो विकल्प डी है ये यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सारे सही होंगे। क्यों नहीं है? जो मैंने पीछे आपको बताया था वो इसका रीजन है। इसके चारों भागों में 3000 कवियों का विवरण नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें कितने कवियों का विवरण मिलता है? 5000। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन संवत 1973 सन 1913 और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1991 मतलब सन 1934 में हुआ। अगला है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम किस विद्वान ने कहा? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, गिल क्राइस्ट, इंशा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी, गिल क्राइस्ट के द्वारा। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन होंगे? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है इनका जन्म हुआ था 1905 में, इनका निधन सन 1990 में हुआ। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला देखिए, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है।
हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में ये कथन किसका है? विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य राम कुमार बना या डॉक्टर निकेंद्र। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भाषा इतिहास का स्वाभाविक विकास शीर्षक से हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा गया है। तो यहाँ पर अन्य फैक्ट दिए गए हैं, इन्हें भी आप चेक कर सकते हो। अगला है रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम किसने दिया या किसने सुझाया? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, श्रृंगार काल नाम दिया गया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा। यहाँ पर देखिए फैक्ट यहाँ पर अलग से दिए गए हैं। जैसे रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रीतिकाल नाम दिया गया था। कला ये रमाशंकर शुक्ल रसाल का है और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। अलग से ये तथ्य दिए गए हैं। फिर देखिए गार्सा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदु हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1871 में। तो वीडियो को पॉज कर यहाँ पर आप ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ सकते हो। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज का ही हमारा लेक्चर था। ज़्यादा लंबा तो नहीं किया मैंने, परंतु डेली आपको परीक्षा तक एक एक लेक्चर देता रहूँगा तो काफ़ी फायदेमंद होगा ये, ठीक है। इसको भी अपनी कॉपी पे आपने अवश्य नोट करना है, भविष्य की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये। बाकी वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बता देता हूँ, ज्वाइन आवर फ्री व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप्स, ठीक है। तो फ्री स्टडी मैटर यहाँ पर आपको उपलब्ध होता है। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो फ्री हैं, ग्रुप्स और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस है। एग्ज़ाम विवेचना जो टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर दिन अलग से स्टडी मैटर पढ़ाई के लिए दिया जाता है। यहाँ पर देखिए 1000+ फाइलें आपको सेंड की गई हैं। ये हमारा एग्ज़ाम विवेचना नाम से व्हाट्सएप चैनल भी है। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी स्टडी मैटर फ्री सेंड की जाती रहती हैं, तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हो उसमें रहते, ठीक है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि जो भी चीज़ें मैंने आपको अलग से बताई और जो भी डिस्कस की ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी कहीं पर दिक्कत है तो आप अलग से व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बढ़ रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।